सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है क्लियरली सीखेंगे कि आखिर डू डज डिड कहाँ पे और कैसे यूज होता है। अभी तक की पिछली क्लासेस में भी हालांकि हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स करे हैं डू डज डिड के, जिनसे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन डू डज डिड आखिर इनका काम क्या है और ये कैसे यूज होते हैं, बेसिकली आज सिर्फ डू डज डिड के ऊपर बात होगी। ठीक है। अभी तक की हमने क्लासेस में और भी हमने इंटेरोगेटिव जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करा था, तो डू डज डिड का वहां पे भी यूज किया था। तो आधा आधा कॉन्सेप्ट तो जो है वहां पे क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी हमें जो है सिर्फ डू डज डिड पे बात करनी है कि आखिर ये डू डज डिड यूज कैसे होते हैं। अभी तक हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज होता है इनका। लेकिन अभी हम यहाँ पे इनके सारे कॉन्सेप्ट इसी एक ही क्लास में कवर कर लेंगे कि इस डू डज डिड के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब हम एक साथ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। इसके अंदर हमने जो है लगभग 11th तो कॉमन मिस्टेक है। 10 जो है हमने 10 रूल्स या हम बोलेंगे 10 कॉन्सेप्ट डू डज डिड के हमें ये पढ़ने हैं आज। इसके बाद हमारा डू डज डिड जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो डू है ना, इसके दो रूप होते हैं। दो रूप कैसे होते हैं, देखिए। सबसे पहले डू का मतलब हर जगह पे करना नहीं होता है। मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पे तो डू का मतलब हो गया कि मैं अपना काम कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आईएनजी फॉर्म लग गई है तो वो मेन वर्ब बना दिया है मैंने। मेन वर्ब बन चुका है क्योंकि आई एम लग चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम आ चुकी है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले ही। डूइंग लग चुका है तो डूइंग का मतलब तो यहाँ पे करना ही है। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि डू का मतलब हर जगह पे करना नहीं होता है। डज नॉट ऑलवेज मीन करना नहीं होता है। तो क्या होता है देखते हैं। चलिए, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है डू। ये हम पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक सेंटेंस इंजन की तरह काम करता है। एक जो सेंटेंस होता है हमारे पास, क्योंकि सेंटेंस अकेला तो किसी एक शब्द से बनता नहीं है। सेंटेंस के लिए सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की और वर्ब की। हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में कंप्लीट सेंस बना लेते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन फिर अदर हमें उसे आगे फर्दर इंक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्ट भी जोड़ना पड़ता है। सब्जेक्ट और वर्ब अदरवाइज अपने आप में कंप्लीट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो आपके पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे बात करी गई है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक ड्राइवर की तरह काम कर रहा है। ड्राइवर यानी कि जो गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, सबसे पहले ड्राइवर ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, इसलिए सब्जेक्ट जो आ गए हमारे ड्राइवर आ गए। ठीक, ये गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे मतलब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन वर्ब, जो कि व्हील की तरह काम करता है, यानी कि पहिए की तरह काम करता है। वर्ब अगर पहिया ही नहीं होगा तो भी सेंटेंस नहीं चल पाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है इंजन, जिसको हम बोलते हैं, वो होती है हेल्पिंग वर्ब्स। वो होती है हेल्पिंग वर्ब्स, हमारी जो होती है इंजन होती है। देखिए, अगर इंजन नहीं होगा तो गाड़ी हो सकता है कि घसीट के आपको चलानी पड़े, यानी कि सामने वाले को सेंटेंस तो समझ में आ जाएगा लेकिन सेंस नहीं बनेगा और वो सेंटेंस अपने आप में गलत होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के कहने का ये मतलब है। तो जैसे गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती है, वैसे ही नेगेटिव और क्वेश्चंस वाले जो है वो आप तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आप बना ही नहीं सकते हो। क्योंकि आप अगर किसी से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ये थोड़े ना बोलेंगे कि लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो उससे आप समझ जाइए कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, तो आपको जो है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, हमारी सबसे ज्यादा जो नीड पड़ती है हेल्पिंग वर्ब के लिए, वो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है नेगेटिव और क्वेश्चन आस्क जहाँ पे हमें करने होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चलिए आगे, डू डस के बिना बन ही नहीं सकते। अब डू जो होता है जब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, सबसे पहले तो हमने डू का बता दिया कि मेन वर्ब की तरह कब काम कर रहा है। डू मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। डेली हैबिट बता दिए। चलिए, शी डज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करती है। दे डिड द प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट उन्होंने किया, यानी ये पास्ट में जा चुका है। यहाँ से तो मुझे बस ये पता चल चुका है डू डज डिड तीनों का यूज हो चुका है, लेकिन ये तीनों ही यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ पे इनका सेंस करना निकल रहा है। ठीक है, एक एक प्रेजेंट में, दोनों प्रेजेंट में है लेकिन सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है, और एक पास्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो डू डज डिड जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव कि हमें पॉजिटिव वाक्य जब हमें बनाने होते हैं, यानी कि मैं जहाँ पे नॉट का यूज नहीं करना होता है, बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो वहां पे कैसे यूज होता है। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। अब मुझे एक बात बताइए,
मुझे चाय पसंद है, यहाँ पे मैं चाय पसंद करता हूँ के लिए अलग से कुछ डू या डज की नीड नहीं है और ना ही लगती है, क्योंकि जो ये मेन वर्ब है ना लाइक, ये अपने आप में ही कंप्लीट कर देता है पसंद करना, करना, ये पूरा सेंस निकाल देता है, इसलिए यहाँ पे डू और डज की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है। अच्छा, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। वैसे ही शी सिंगुलर है तो लाइक्स आ गया। ठीक है, ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। दे के साथ प्ले आ गया, ही अंडरस्टैंड इंग्लिश आ गया। चलिए यहाँ तक तो सही था कि बहुत अच्छी बात है, हमने ये देख लिया है। और यहाँ पे हमारे पास डू डज की नीड है ही नहीं जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे। लेकिन अब आप इन्हीं का नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे ना, नेगेटिव यानी कि आपको नॉट लगाना है। नॉट के लिए हम रूल पढ़ चुके हैं कि हमें नॉट के लिए क्या चाहिए होता है, हमें नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, उसके बाद ही नॉट आता है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद तो हमारी आ नहीं सकती है नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे डू डज या डिड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमेशा नॉट के बाद वर्ब की कौन सी आती है फॉर्म, बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग लेक्चर्स लेते जाएंगे, चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में बैठते जाते हैं। और कोशिश करिए कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है ना, अगर आप 10 रूल्स पढ़ रहे हैं, अगर आप सिर्फ वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको एक या दो रूल दिमाग में बैठे या आपको लगे कि हाँ ऐसा कुछ सुना तो था लेकिन याद ना रहे, आप रिटेन ना कर पाए। लेकिन वहीं अगर आप इसको लिखते हैं ना, लिखते हैं अगर आप इसको, तो आपको इस 10 में से एटलीस्ट 5 to 6 तो आपको हाथों के हाथ याद हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जैसे हमने करना है, नॉट हमने लगाना है। पहला वाला सेंटेंस था हमारे पास, आई लाइक टी, यानी कि मुझे चाय पसंद है। ठीक है, लाइक टी, लाइक जो है यहाँ पे मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन हमें जो है नॉट लगाना है, और नॉट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ जो फिट होगी वो डू होगी, क्योंकि लाइक हमें बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, तो हमने लगाया पहले आई के बाद डू, देन फिर नॉट, फिर लाइक टी हमने एज इट इज उतार दिया। ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड शी लाइक्स टी था, तो लाइक्स शी के साथ हमें पता है डज फिट होता है, और नॉट उसके बाद लग जाएगा, क्योंकि डज अपने आप में बता चुका है कि ये प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या है, लाइक्स को लाइक यानी कि उसका बेस, वर्ब की बेस फॉर्म बना देंगे। फिर दे प्ले क्रिकेट था, तो दे के साथ जो है हमें पता है कि डू लगता है, एंड फिर नॉट, एंड एज इट इज सेंटेंस उतर चुका है। ठीक है, बाकी ही डज, ही अंडरस्टैंड इंग्लिश था, ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश था, तो अंडरस्टैंड का एस जो है वो हमने हटा दिया है, क्योंकि डज ने अपने आप में सेंस कंप्लीट कर दिया है। अब आता है डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे तो दिमाग में अपने आप फिट होते रहेंगे। डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डू के बाद भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डज के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, चलिए आगे। पॉजिटिव में मेन वर्ब पूरी तरह करेक्ट फॉर्म में लाइक या लाइक्स होता है, ठीक है, वो आपको पता ही है। लेकिन अगर आप नेगेटिव में डू डज, जहां पे भी डू डज लगा दिया है आपने, तो आपको हमेशा बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, मैं कल बता चुकी हूँ कि 1 2 3 4 5 करके कैटेगराइज किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन में कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर, ये हम पढ़ चुके हैं, जितने बार हम सुनेंगे उतने बार चीजें हमें और रिवाइज होती जाती है, और अगर आप लिख लेंगे तो और अच्छी बात है, आपको 4 बार सुनने की जगह एक ही बार सुन करके याद हो जाएंगी चीजें। इसका स्ट्रक्चर ढांचा होता है, पहले आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जब भी हमें क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस बनाने होते हैं, यानी क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, ना कि मेन वर्ब। मेन वर्ब बाद में ही रहती है, सब्जेक्ट के बाद भी तो वर्ब चाहिए हमें, बिना वर्ब के सब्जेक्ट आगे कैसे चलेगा। तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आएगा, यानी कि मेन वर्ब आएगी, लेकिन उससे पहले डू डज आ जाएगा, क्योंकि डू डज अपने आप में कंप्लीट सेंस बना देता है, एक तरीके से टेंस बता देता है, तो वर्ब की यहाँ बेस फॉर्म आती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, इन्होंने क्या बोला, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। अच्छा, अगर मुझे इसको बनाना है नेगेटिव में बनाना है, तो मुझे पता है यू के साथ क्या लगेगा, डू, डू के बाद नॉट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए अब हमने इसके बाद क्वेश्चन बनाना है,
तो हम क्या कर देंगे, डू, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी। यू को जो है डू ही सेटिस्फाई करता है, यू के साथ डू जाता है, तो डू के बाद यू, बाकी सेंटेंस ऐसे उतर जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगता है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। डज शी वर्क हेयर, शी वर्क्स हेयर, इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, शी वर्क्स हेयर, वो यहाँ काम करती है, ठीक है। आपने बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, शी के लिए हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं तो हम डज लगा देंगे, डज के जस्ट बाद नॉट आ जाता है क्योंकि डज ने टेंस बता दिया है, तो वर्क यानी कि मेन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, एंड हेयर, शी डज नॉट वर्क हेयर। अब हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम अफर्मेटिव वाला सेंटेंस लेंगे, इसके हिसाब से हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डज शी, और यहाँ पे डज ने अपने आप में फिर से अगेन वही सेंस कंप्लीट कर दिया है, तो डज शी वर्क हेयर, एंड ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। डू दे अंडरस्टैंड, सेम वही फॉर्मेट है। डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हम इतने बार देख चुके हैं। सेवेंथ है डिड के बारे में। डिड के बारे में भी देखिए डू और डज की तरह ही है, बस डिड आ जाता है, डिड लेकिन बस इतना सा डिफरेंस रहता है डिड में कि डिड बोलता है कि मुझे, मैं सिंगुलर प्लूरल का कोई भेद नहीं करता हूँ, मुझे आप लोग एज इट इज लगा सकते हैं जहां पे भी पास्ट का आपका सेंस निकल रहा हो और आपने जो है क्वेश्चन बनाना हो या फिर आपने क्या बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो आप मुझे यूज कर सकते हैं, बशर्ते जो है सिर्फ पास्ट का सेंस निकलना चाहिए कि पास्ट में बात हो रही हो, यानी कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर में लगा दे रहे हैं। चलिए जैसे आई डिड नॉट गो, तो यहाँ पे क्या कर दिया नेगेटिव, आई गो, मैं जा रहा हूं, मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट और वर्ब भी अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाते हैं, तो अब मुझे अगर इसका नेगेटिव बनाना है, सॉरी यहाँ पे आई गो नहीं, यहाँ पे होगा आई वेंट, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि पास्ट है, बिना सेकंड फॉर्म के मुझे कैसे पता चलेगा। तो आई वेंट, कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता कहाँ गया था, लेकिन आई वेंट, मैं गया, ठीक। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मुझे पता है वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, तो मुझे सबसे पहले लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब नॉट बनाने के लिए, तो आई डिड नॉट, और डिड ने क्योंकि पास्ट बता दिया है तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म कहाँ से आई है, वेंट गो से, तो आई डिड नॉट गो, तो ये बन चुका है। शी डिड नॉट ईट, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, शी ईट्स रहा होगा, क्या रहा होगा, शी ईट्स रहा होगा, शी एट रहा होगा सेकंड फॉर्म, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये जो है क्या है हमारे पास, पास्ट में बात चल रही है। शी एट रहा होगा, शी एट यानी कि उसने खाया, ठीक है। अच्छा अब हमें इसमें नॉट लगाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एट से मुझे पता चला पास्ट की बात हुई है तो मैंने लगा दिया शी डिड, डिड के जस्ट बाद नॉट आ जाता है, एट की बेस फॉर्म यानी कि एट कहाँ से निकल के आया है, ईट से, तो ये खत्म हो गया यहाँ पे। अगला है दे डिड नॉट कम, तो यहाँ पे रहा होगा दे केम, वे आए थे, तो हमने लगाया पहले दे के हिसाब से क्योंकि डिड ने बोला है कि मैं कोई भेद नहीं करता हूँ सिंगुलर प्लूरल का, डिड के बाद नॉट आ गया है, केम कहाँ से आया था, कम से, ठीक है। अच्छा दे डिड केम, दे डिड कम भी बना सकते हैं, दे डिड कम, इसका मतलब होता है वे आए थे, देखिए दे केम का मतलब होता है वे आए, वे आए अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वे आए थे। दे डिड कम भी सेम ही बात है क्योंकि डिड ने पास्ट बता दिया है तो इसीलिए कम लगाया गया है, लेकिन वे अवश्य आए थे, तो बस इन दोनों में ये डिफरेंस रह गया है कि इस डिड की वजह से सेंटेंस में जोर लग गया है, ठीक है। बाकी आपको नेगेटिव और क्वेश्चन फ्रेम के लिए तो आपको लगाना ही पड़ेगा डिड हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। अब पास्ट में क्वेश्चन आप कैसे पूछेंगे, अभी तक तो आपने पास्ट सेंस पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन कैसे आस्क होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर जो भी आपका मेन वर्ब रहा होगा उसका लेकिन फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब अपने आप में टेंस बता देती है कि कौन सा टेंस चल रहा है, तो इसमें हमें इसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्योंकि पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पे सिर्फ डिड की बात हो रही है, और अगर प्रेजेंट की बात चल रही होती तो डू या डज होता।
यू डिड कॉल मी, तुमने मुझे कॉल की थी, यू डिड कॉल मी, या आप इसको बोल सकते हैं यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे कॉल किया था। दोनों का मतलब यही है, बस यहाँ पे डिड ने बता दिया कि तुमने मुझे अवश्य कॉल की थी, तुमने मुझे जरूर से कॉल कर दी थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुमने मुझे कॉल करी थी, बस ठीक है, दोनों ही सेंटेंस सही है। चलिए, तो यहाँ से क्या करा है, सबसे पहले यू कॉल्ड मी को इन्होंने क्या किया है, यू कॉल्ड मी के हिसाब से देखा है कि पास्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। तो सबसे पहले मुझे पता है क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए क्या लग जाता है, डिड, फिर लगेगा यू, मेन वर्ब में जो है इसकी बेस फॉर्म आ जाती है, कॉल्ड की बेस फॉर्म क्या होगी, कॉल और मी, यानी कि डिड यू कॉल मी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड शी फिनिश द वर्क, डिड दे प्ले यस्टरडे। देखिए, डिड के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से डिड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि पास्ट में सिर्फ डिड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नंबर 9, पॉजिटिव और नेगेटिव का कंपैरिजन कैसे करना है। ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करती हूँ, शी लाइक्स टी, उसे चाय पसंद है। ठीक है, और फिर नेगेटिव में क्या होता है, आई के साथ डू जो होता है कंबाइन होता है, तो आई डू नॉट लाइक टी एज इट इज आ गया, शी के साथ डज होता है, डज के बाद नॉट, लाइक्स की जो है बेस फॉर्म लाइक आ जाती है और खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जितने बार रिवाइज होगा, जितने बार आप सुनेंगे, उतने बार आपको चीजें याद होंगी। डू और डज के बाद हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। ठीक है, यानी कि जहां से वो वर्ब निकल के आई थी। अब डू डज डिड का जोड़ देने के लिए कैसे किया जाता है, देखिए, डू डज डिड का मतलब सिर्फ करना नहीं होता है, जोड़ देने के लिए भी होता है, ये मैं अभी आपको बता चुकी थी। जैसे आई डू लाइक यू, मैंने बोला आई लाइक यू, इसका मतलब होता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एंड आई डू लाइक यू का मतलब होता है सच में पसंद करता हूँ, यानी कि अवश्य ही पसंद करता हूँ। तो इस डू ने जो है बस बात को जोर लगाने के लिए कर दिया है, एक तरीके से एम्फेसिस किया है बात को। ठीक है, शी डज केयर अबाउट यू, शी केयर अबाउट यू, अगर मैं सिर्फ लिखूंगी शी केयर अबाउट यू, यानी कि मैं इस डज को ना लगाऊं, तो इसका मतलब हो जाएगा वह तुम्हारी परवाह करती है, कि उसे तुम्हारी चिंता है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने लिखा तो मैंने काम पूरा किया। ये आपको समझ में आया है, ये बना आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शी केयर अबाउट यू, वह तुम्हारी परवाह करती है। आई कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि मैंने काम पूरा किया, कंप्लीटेड से मुझे पता चला कि पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए वहां की जो फिर बेस फॉर्म आएगी वो डिड आएगी। अब देखिए, अब चेंज क्या आया है, अब चेंज कुछ नहीं आया है, बस बात में जो आपने है जोर लगा दिया है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।